नमस्ते। रानी किचन जोन में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पे आपको मिलते हैं बहुत ही शानदार टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके रोज़मर्रा के कामों को बना देंगे और भी आसान और मज़ेदार। अगर आप भी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को स्मार्ट तरीके से जीने के कुछ राज जानना तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी दबा दें उस रेड बटन को और पाएँ नए नए और आसान तरीके सिर्फ हमसे। तो चलिए कल की वीडियो के एक प्यारे से कमेंट के साथ आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। अगर किसी भी बॉटम जैसे कि पैंट, स्कर्ट या फिर और भी कपड़े जिसकी रबड़ बहुत ज़्यादा ढीली हो गई है और आप उसे सही या फिर टाइट करना चाहती हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा तरीका बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा काम करता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो सुई धागा चाहिए और धागा बहुत ही ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। इसके बाद मैं स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। बेसिकली इसको हम इनविजिबल स्टिचिंग बोलते हैं, जिसको लगाने के बाद ये बिल्कुल भी ऊपर से दिखाई नहीं देती है। जितने लोग सिलाई करते होंगे उन्हें ऑफ कोर्स ये चीज़ पता होगी। किसको किसको इनविजिबल स्टिचिंग के बारे में पता है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो इसका रबड़ बैंड है ना, वहाँ पे मैं इस तरीके से स्टिच कर रही हूँ। और इसके बाद जैसे ही आपको लगे कि आप अपने टारगेट पे पहुँच चुके हैं, इसको जितने भी धागे की सिलाई है उसको निकाल करके और फिर आप इसे खींचिएगा। ऐसा करने से इसके अंदर ना सिलवटें पड़ेंगी, मतलब प्लीट छोटे छोटे से लग जाएंगे। और जब इसके अंदर प्लीट लग जाएंगे ना, तो आपका जो बॉटम बहुत ज़्यादा ढीला हो गया है वो थोड़ा सा टाइट ज़रूर हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपको कितना करना है, मतलब आप आगे से या फिर पीछे से दोनों साइड से ये वाली स्टिचिंग करके और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पहनने लायक तो बना ही देंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरी भी बॉटम थोड़ी सी लूज़ हो रही थी और यही स्टिचिंग करके मैंने इसे टाइट कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक नॉन स्क्रैचेबल वायर क्लॉथ है और ये कितना अच्छा है, कितना ड्यूरेबल है और कितनी अच्छी तरीके से वर्क करता है, सब कुछ मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखिए इस तरीके के जो वायर क्लॉथ होते हैं ना, उसका इस्तेमाल हम ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ आपको लगता है कि स्क्रैच पड़ जाएंगे। लाइक हमारे जितने भी ग्लास के बर्तन होते हैं या फिर आपने देखा होगा स्टील के बर्तन पे भी अगर आपने जूना वगैरह से रगड़ दिया ना, तो उसके ऊपर भी स्क्रैच पड़ जाते हैं और आपका नया बर्तन ना बिल्कुल पुराना सा लगने लगता है। तो आप इसका ना इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगा तो मुझे लगा कि आपके भी साथ शेयर करना चाहिए। आप इसको ज़रूर परचेज़ कर लीजिए। बहुत अच्छा, ड्यूरेबल और काम भी बहुत बढ़िया करता है। इसके साथ ही किसी भी ये ऑनलाइन साइट पे मिल जाता है। मैंने इसे मीशो से मंगाया है, काफ़ी सस्ता भी है और लगभग 6 महीने से मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। कॉम्पैक्ट है इसलिए आप इसको कहीं भी छोटे सी डिब्बी में भी डाल करके रख सकते हैं। सो यस, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप इसको किसी भी ऑनलाइन साइट से मंगा सकते हैं। मैंने इसे मीशो से मंगाया था, काफ़ी अफोर्डेबल है। आप भी इसे ले सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टिप कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लिंक चाहिए ना तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी, आप वहाँ जा कर के चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। देखिए फ्रिज के नीचे की जो सफाई होती है ना, उसको साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अब ये जगह गंदी तो नहीं रह सकती। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले आपको एक वुडन का स्पैचुला ले लेना है जिसका हैंडल ना थोड़ा लंबा हो। इसके ऊपर आपको इस तरीके के जो रीयूजेबल क्लॉथ्स होते हैं ना, उसे लगाना है और दोनों तरफ से रबड़ बैंड से सिक्योर करना है। अब ये जो आपका टूल है ना, ये बन करके रेडी है। सबसे पहले तो आप अपने फ्रिज को अनप्लग कर दें ताकि आपको करंट वगैरह ना लगे। इसके बाद मैंने ये जो सॉल्यूशन बनाया था ना, घर पे ही बना रखा है, पानी के अंदर थोड़ा सा डिश लिक्विड डाल करके, और इससे मैं अपने पूरे घर की क्लीनिंग करती हूँ। तो देखिए ये जो स्पैचुला है ना, ये आराम से इस फ्रिज के नीचे चला जाता है और बहुत आराम से इसकी सफाई हो जाती है, क्योंकि इसके नीचे ना ना तो झाड़ू जाता है और ना ही मॉप जाता है। अगर आप हाथ से भी पोछा लगाते हैं ना तो भी इसके अंदर हाथ नहीं पहुंच पाता। तो ये छोटा सा तरीका आप ट्राई कर सकते हैं। इससे जो फ्रिज के नीचे की स्पेस है वो
बिल्कुल साफ़ हो जाती है। देखिए क्योंकि मैं तो हमेशा साफ़ करती रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं दिखेगी। फिर भी आपको मैं दिखाती हूँ कि ये जो क्लॉथ है ये कितना ज़्यादा गंदा हो गया। ये बिल्कुल छोटा-सा आइडिया है, इससे आप अपने फ्रिज के नीचे की सफाई बहुत ही ईज़ी और इफ़ेक्टिव तरीके से कर सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अच्छा, अगली टिप को बताने से पहले यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगी कि जितने लोग वेजिटेरियन हैं, ये टिप उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं या फिर अंडे वगैरह खाते हैं, ये टिप उनके लिए है। देखिए जब कभी भी हमें एग की कोई रेसिपी बनानी होती है, लाइक एग करी या फिर कुछ और रेसिपी, तो हम पहले इसे उबालते हैं। तो उबालने के लिए आप अच्छे तरीके से इसको कुक करिएगा। कुक करने के बाद देखिए इसे छीलना होता है। अब इसको छीलना ना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। अगर ये अच्छी तरीके से बॉइल्ड है फिर तो ये अच्छे से छिल जाता है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो एग आप उबालेंगे ना, उस पानी को निकाल करके उसके अंदर ठंडा पानी भर दीजिएगा। इसके बाद से आपको एक एग लेना है, इस तरीके से डैप करना है, फिर अपने हाथों पे इस तरीके से रगड़ना है। रगड़ने के साथ देखेंगे कि जो इसका ऊपर का शेल है ना, वो बड़े ही आराम से निकल जाता है। आपको किसी भी तरीके की जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है, और जितने भी आपने अंडे उबाले हैं ना, बड़े ही आराम से छिल जाता है। देखिए, तो है ना ये बहुत कमाल की टिप। आप कैसे अंडे को छीलते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए अगर आप एक मटर लवर हैं ना, आपको मटर खाना बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा तरीका बताऊंगी, जिसके लिए ना तो इसको उबालना है, ना ही कोई भी एक्स्ट्रा आपको वर्क प्रेशर नहीं लेना है। सबसे पहले आप मटर को छील लीजिएगा, और मटर को छीलने के बाद ना इसको कैसे स्टोर करना है, कुछ नहीं करना। जैसे आपने मटर को छीला है उसी तरीके से आप इसको किसी डब्बे में डाल करके, अगर आपके पास एयर टाइट बॉक्स नहीं है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल बॉक्स के अंदर आप इसे डालिएगा, और डालने के बाद ना इसको फ्रीज़र के अंदर रखिएगा। ऐसा करते हैं अगर आप, तो आपकी जो मटर है ना, वो 2 से 3 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। ट्रस्ट में, मैंने इसे करके देखा है, और देखिए इसको कुक करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बड़े ही आराम से, बहुत ही प्यार से ये गल जाती है। तो इस टिप को ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तो देखिए अगर हम इंडियन लेडीज़ से पूछा जाए कि आपका फेवरेट आउटफिट क्या है, तो हम लोगों की ज़ुबान पे आता है कि जी साड़ी। हाँ, इसके लिए मैं भी बिल्कुल एग्री हूँ, क्योंकि साड़ी एक ऐसा आउटफिट है ना जिसमें सुंदरता काफ़ी बढ़ जाती है, और काफ़ी सुंदर लगता है इसको पहनना। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये 5 मीटर की साड़ी आपको फ़ोल्ड करना पड़ता है। कई लोगों को साड़ी पहननी तो आती है, लेकिन इसे फ़ोल्ड करना नहीं आता। तो यहाँ पे एक बड़ा ही आसान सा स्टेप बताती हूँ आपको। इसके लिए क्या करना है कि आपको रोटी बनाने वाला चिमटा लेना है। जी हाँ, आप रोटी बनाने वाले चिमटा लीजिए, और किसी भी साड़ी का कोई भी कॉर्नर पकड़ करके इसके अंदर डालिए, और फिर आपको ना कुछ इस तरीके से धीरे धीरे बस इसके ऊपर रैप करते जाना है। आप देखेंगे कि ये काम इतना सेटिस्फाइंग होगा ना कि बहुत अच्छा लगेगा आपको भी करके। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है, और ऐसा करने से ना आपकी जो साड़ी का विड्थ और लेंथ होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है, जिसकी वजह से ये साड़ी फ़ोल्ड किया हुआ भी अच्छा लगता है। जब आप इसे हैंगर में डालेंगे तो भी ये बहुत खूबसूरत लगेगी। और देखिए यहाँ पे मैंने इसको रैप कर लिया है। अब जो नीचे वाला पार्ट है ना, उसको अच्छी तरीके से झिटक देना है, ताकि इसकी जितनी भी लेयर्स हैं वो अच्छी तरीके से खुल जाएं। अब देखिए इसको रखने की बात करती हूँ मैं, तो इस तरीके के ना हैंगर का आपने इस्तेमाल किया होगा। अब देखिए ये जो नए तरीके के हैंगर आ रहे हैं ना, ये काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये आपके वार्डरोब में बहुत कम स्पेस लेते हैं। मतलब ऊपर के साइड पे ही ये ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, और नीचे का जो स्पेस होता है उसमें आप अपने और भी कपड़े फोल्ड करके रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कंपैरिजन के तौर पे भी दिखाया है कि देखिए ये जो ब्लैक और पिंक वाले हैंगर हैं ये कितने नीचे तक लटके हुए हैं, और ये कॉम्पैक्ट वाले एकदम ऊपर के साइड पे ही हैं। तो मे बी आपको क्लियर अच्छी तरीके से हो गया होगा। जब कभी भी आप हैंगर खरीदें तो कॉम्पैक्ट हैंगर ही खरीदें। चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पे देखिए मेरे पास ये स्पॉन्ज है। आपके पास अगर होगा तो आप इसका इस्तेमाल जैसे मैं बता रही हूँ ना उस तरीके से करके देखिएगा।
जब कभी भी हम लोग सूट या साड़ी पहनते हैं तो कोशिश यही रहती है कि जैसा सूट या साड़ी है उसी कलर का नेल पेंट भी ऑप्ट करें। तो देखिए, आप जब इसे लगाते हैं, स्पेशली जब पैरों में लगाते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि नेल पेंट बार बार ख़राब हो जाता है, मतलब फिंगर में ही चिपक करके वो स्मच हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है कि जो आपके पास स्पॉन्ज है ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। इसके बाद आपके फिंगर के अंदर ना इस तरीके से इसे लगाना है। देखिए, ऐसा करने से आपके फिंगर में डिस्टेंस आ जाएगा और जब आप इसे लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेटी के पैरों में लगा करके दिखाया है और ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि मम्मा बहुत, मतलब इसको काफ़ी पसंद है। बट स्कूल जाने की वजह से बच्चों को लगाना अलाउड नहीं है। अभी चल रही हैं छुट्टियाँ, तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे में लगा के दिखाती हूँ। और सच में इसका जो रिज़ल्ट था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जिनकी उंगलियाँ चिपकी होती है ना, लाइक देखिए इसकी दो दो जो उंगलियाँ हैं ना वो चिपकी हुई हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और ये वाला टिप बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। जूतों से बदबू आने की जो प्रॉब्लम होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। लेकिन अगर आप कुछ आसान से तरीके अपना लेंगे तो इस वाली प्रॉब्लम से तो छुटकारा मिल ही जाएगा। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको। देखिए, सबसे पहले तो आप इस तरीके का जो एसेंशियल ऑयल होता है ना, उसे ले लीजिएगा, आपके पास जो भी अवेलेबल होगा। और यहाँ पे देखिए, जो स्पॉन्ज के बारे में मैंने अभी बताया आपको, सेम वही स्पॉन्ज है। इसके अंदर मैंने इसके कुछ ड्रॉप्स डाल दिए और डालने के बाद क्या करना है कि आपको ना जूते के अंदर डालना है इसे। ऐसा करने से जूते में स्मेल बिल्कुल भी नहीं बनेगी और एक अच्छी सी खुशबू आएगी। क्योंकि देखिए, कहा जाता है ना कि अगर आप सॉक्स अच्छी पहनते हैं, ब्रांडेड पहनते हैं, तो बदबू नहीं आती है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर गर्मी हो रही है, पैरों में पसीना हो रहा है, तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत स्मेल आ जाती है। तो आप ऐसे स्पॉन्ज को रखिए। इससे क्या होगा कि जो भी इसके अंदर थोड़ी बहुत पसीने होंगे या फिर स्मेल होगी, वो बहुत अच्छी तरीके से दूर हो जाती है। चलिए देखते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप को। तो यहाँ पे मैंने लहसुन ले लिया है। अच्छा, कई लोगों को लहसुन छीलना एक बहुत ही बड़ा टास्क लगता है, तो आज के बाद से आपको लहसुन छीलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चूँकि गर्मी आ गई है तो लहसुन ढेर ढेर सारा छील लीजिए। अब दिन बड़ा होगा तो आपके पास बहुत ही सफिशिएंट टाइम होगा। आप अगर प्री प्लानिंग करके चलती हैं या फिर अपने मील को प्रेप कर लेती हैं तो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ लहसुन छिलने का आसान तरीका। सबसे पहले तो आप इसको बीच से कट कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें ना एकदम गर्म पानी डालना है और 5 से 10 मिनट तक छोड़ना है। इसके बाद आप इसको मसल मसल करके, जो इसके ऊपर का छिलका है ना, वो बड़े ही आराम से निकल जाता है। और जो इसका थिक वाला होता है पार्ट, वो तो आप नेल्स से भी छील सकते हैं। बिल्कुल भी आपके नेल्स में दर्द नहीं होता है, बड़े ही आराम से ये छिल जाता है। तो यहाँ पे आप हाथ से भी छील सकते हैं और आप चाकू से छीलना चाहें तो चाकू से भी बहुत अच्छी तरीके से छिल जाता है। तो ऐसे आप ना ढेर सारा लहसुन छील करके एक एयर टाइट बॉक्स में डाल करके अपने फ्रिज के अंदर रख दीजिए। अगर आपको इस्तेमाल करना हो तो आपको ये जो जद्दोजहद है ना, ये नहीं करना पड़ेगा। बस आपको फ्रिज से निकालना है और इस्तेमाल करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि टिप पसंद आई होगी। अगर आपने ज़रा से भी मेरी वीडियो को एंजॉय किया है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।